वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 9 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों इससे पहले हमने इसके जो 8 मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी मॉडल पेपर को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही बच्चों इसका जो एक मॉडल पेपर और है जो राजनीति विज्ञान का बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम इसके बाद में लेके आएंगे बच्चों। तो आज ही वो मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों का संघ था? तो बच्चों 15 का। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी तो बच्चों वो हुई थी 1992 में। यूरोपीय संघ का कौन सा एक देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया था? तो बच्चों मास्ट्रिक्ट संधि हो जाएगा। अंग्रेजी राज के समय किन क्षेत्रों के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था? तो बच्चों वो हो जाएगा बंगाल और असम। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा 2 वर्षों के लिए। जैविक हथियार संधि अस्तित्व में कब आई थी? तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 6 यानी 1972 में। देवस्थानों को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उनको लिंगदो के नाम से। वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है? तो बच्चों कौन नहीं करता है? बहुराष्ट्र निगम। निम्न में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसके द्वारा ली गई थी? तो बच्चों सी राजगोपालचारी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मिश्रित प्रणाली को अपनाया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र को नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? तो बच्चों वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में किस सम्मेलन का आयोजन किया था? तो बच्चों वो हो जाएगा एशियाई संबंध सम्मेलन। वर्तमान समय के ताशकंद निम्न में से किसकी राजधानी है? तो बच्चों यहाँ पर वो होगा उज्बेकिस्तान। देश में दूसरे प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? तो बच्चों अनुच्छेद 370 जो अभी हटा दिया गया है। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो बच्चों वो हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पहला है, बांग्लादेश का उदय में भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम है। तो बच्चों वो 1971। अगला है, लिटिल का पूरा नाम बताना है। तो बच्चों ये हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या हो जाएगा बच्चों? तमिल इलम। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल का सन में हस्ताक्षर किए थे? तो बच्चों 1997 के अंदर भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उनको मूलवासी कहा जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर? मूलवासी। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नया नामक पार्टी बनाई थी। तो बच्चों कौन सी बनाई थी? भारतीय लोक दल। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? भारतीय लोक दल पार्टी बनाई थी। अगला है, डीएमके दल के भाषा का विरोध किया। तो बच्चों उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जहां पर हमें एक लाइन में इनका आंसर करना है। सोवियत संघ पर हथियार की होड़ से क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। भारत द्वारा शांति सेना कब और किस देश में भेजी गई है? तो बच्चों 1987 में। किसके लिए बच्चों? 1987 में। कहाँ भेजी गई थी? श्रीलंका के अंदर भेजी गई थी। अगला है, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों ये हो जाएगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। अगला है, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो बच्चों ये 2001 के अंदर पारित किया था। आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ क्या है? तो बच्चों आर्थिक वैश्वीकरण के कारण लोगों की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली बढ़ी है। स्वतंत्र भारत के विकास के कौन कौन से 2 मॉडल थे वो हमें बताने हैं।
तो बच्चों पहला हो जाएगा पूंजीवादी मॉडल और दूसरा हो जाएगा समाजवादी। पहला हो जाएगा हमारा पूंजीवादी और दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, समाजवादी। क्या हो जाएगा बच्चों, समाजवादी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो बच्चों वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, ग्रेड अलायंस से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों यहां पर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी विपक्षी पार्टियों और गैर साम्यवादी दलों को ग्रेड अलायंस की संज्ञा दी गई है। अगला है, 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुई सैनिक कार्रवाई किस नाम से जानी जाती है? तो बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। बाम सेप का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। अगला है, राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार कौन है? तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार लिट्टो से जुड़े श्रीलंकाई तमिल लोग हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था के दो दोष है। तो बच्चों सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद और दूसरा है नैतिकता का अभाव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 थे, उनके आंसर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सारे के। तो लास्ट का क्वेश्चन का था सांप्रदायिकता व क्षेत्रवाद की प्रबलता और नैतिकता का क्या था बच्चों, यहाँ पर अभाव था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा बच्चों लघुत्तरात्मक प्रश्न है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया है। तो दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली को इंगित कीजिए। तो दक्षिण एशिया के दो देश भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की शासन व्यवस्थाएं बदलती रही है। नेपाल वर्ष 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। मालदीव में 1968 तक राजतंत्र शासन था। 1968 में ही ये एक गणतंत्र बना। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें यहाँ पर तो 5वां, सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति, इस कथन के सत्यापन के कोई दो तर्क दीजिए। तो सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है क्योंकि वर्तमान में अमेरिकी ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के जरिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। अपरोध नीति क्या है? तो बच्चों युद्ध की आशंका को रोकने की सुरक्षा नीति को अपरोध नीति कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत दिए जाते हैं ताकि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से रुक जाए। विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक के विषय में आप क्या जानते हैं? तो 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक हुई। इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण व संसाधन प्रबंधन के समाधान के संबंध में विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार की संभावनाओं पर विचार किए गए। अगला है बच्चों यहाँ पर 1940 और 50 के दशक में नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा क्यों बह रही थी? तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार में 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था क्योंकि यूरोप, जापान और जर्मनी युद्ध की विभीषिका को झेलने के बाद नियोजन से अपनी अर्थव्यवस्था पुनः खड़ी कर ली। सोवियत संघ ने भारी कठिनाई के बीच नियोजन के द्वारा शानदार आर्थिक प्रगति की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें मिलाना है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1962 के अंदर हुआ था। भारत चीन 1962 में और भारत पाक युद्ध हुआ था बच्चों 1965 में। अगला सवाल है, ब्रिटेन मिस्र युद्ध कब हुआ था? तो 1956 के अंदर। अगला है, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 के अंदर हुआ था। के कामराज कौन थे? के कामराज का जन्म 1903 में हुआ था। वे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। उन्हें मद्रास के मुख्यमंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य मिला। मद्रास प्रांत में शिक्षा पर प्रसार और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए उन्हें अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई। वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1975 में उनका देहांत। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला गया है कि 1974 की रेल हड़ताल पर टिप्पणी लिखिए। तो 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की बोनस तथा सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया। सरकार द्वारा इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1980 के दशक में पंजाब व असम संकट में एक समानता तथा एक असमानता बताइए। तो समानता क्या थी? 1980 के दशक में पंजाब एवं असम में होने वाली दोनों संकट
क्षेत्रीय स्तर के थे। असमानता, पंजाब संकट केवल एक धर्म या समुदाय से संबंधित था, जबकि असम संकट अलग धर्मों एवं समुदाय से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे? इस परिवर्तन के किन्हीं दो परिणामों को उजागर कीजिए। संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार, अगला है भाजपा राज्य सरकार, कांग्रेस नीति प्रसंग संघ प्रंग गठबंधन सरकार। गठबंधन राजनीति के परिणाम, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे को सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय शासन में क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। अगला है बच्चों, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इस कथन के पक्ष में अपने 4 तर्क देने हैं। अथवा का सवाल है बच्चों, यहाँ पर हमें बोला गया है कि चीन के साथ भारत के संबंध को बेहतर बनाने के आपके क्या सुझाव है? तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय संगठन। अगला सवाल है यहाँ पर कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यह टकराव की जगह बातचीत को बढ़ा देने की नीति पर बल देता है। इसके पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत करने के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की। बातचीत की नीति के तहत ही इसने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। तीसरा है, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति ने चीन और भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में अपनी प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले का परिचय के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। अथवा का सवाल है, चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार हेतु सुझाव क्या क्या होने चाहिए? पहला है, सांस्कृतिक संबंधों में सुदृढ़ता लाना। चीन और भारत दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हो, इसके लिए भाषा और साहित्य का आदान प्रदान एवं अध्ययन किया जाए। नेताओं का आवागमन, दोनों देशों के प्रमुख नेता परस्पर एक दूसरे के देश का भ्रमण करें, इससे अपने विचारों का आदान प्रदान कर परस्पर सहयोग एवं सद्भाव की भावना विकसित करें। अगला है, व्यापारिक संबंधों में बढ़ावा, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में निरंतर विस्तार किया जाना चाहिए। अगला है, चौथा, पर्यावरण सुरक्षा पर समान दृष्टिकोण, दोनों ही देश विश्व सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में समान दृष्टिकोण अपनाकर परस्पर एकता को बढ़ा दे सकते हैं। बातचीत द्वारा विवादों का समाधान, दोनों देश अपने विवादों का समाधान निरंतर परस्पर बातचीत के द्वारा कर सकते हैं। अगला है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। अगला अथवा का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संरचना में स्थायी और अस्थायी सदस्यों को दिए गए विशेष अधिकार के बारे में बताना है। तो बच्चों, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। 19 जुलाई 2016 तक इसके सदस्यों की संख्या 164 थी। इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोप संघीय तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार के नियमों को इस तरह बना दिया कि जिससे उनका हित सदता हो। विकासशील देशों को अक्सर शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें इन देशों को पीछे धकेलती है। अगला है, अथवा का सवाल है, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसके विशेषाधिकार में अंतर है। स्थायी सदस्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों की सदस्यता स्थायी होगी तथा वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार किया जाता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करने के वाली 3 कठिनाइयों के बताइए। अथवा का सवाल है, 1950 के दशक में विपक्षी दलों की मौजूदगी ने भारतीय शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा राजनीतिक दलों की। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा भारत में राजनीतिक दलों की प्रमुख समस्याएं। दलीय व्यवस्था में अस्थिरता, भारतीय दलीय व्यवस्था निरंतर बिखराव और विभाजन का शिकार रही है। सत्ता प्राप्ति की लालसा ने राजनीतिक दलों को अवसरवादी बना दिया है, जिससे ये संकट उत्पन्न हुआ है। अगला है, राजनीतिक दलों में गुटिया राजनीति। भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के तीव्र आंतरिक गुटबंदी विद्यमान है। इन दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है और वे घोर
अनुशासनहीनता से पीड़ित है। भारत में अधिकांश राजनीतिक दल नेतृत्व की मनमानी प्रवृत्ति और सदस्यों की अनुशासनहीनता से पीड़ित है। 7वां का सवाल है, 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा तथा विधानसभा में मात्र कहने पर को प्रतिनिधित्व मिला है, फिर भी इस दल ने भारतीय शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन की पुष्टि अगर तथ्यों से की जा सकती है। तो बच्चों पहला हो जाएगा, पहला हो गया हमारा, इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां तथा व्यवहारों में सुचिंतित आलोचना की। इन आलोचना में सिद्धांत पर बल होना। विपक्षी दलों ने शासन दल पर अंकुश रखा तथा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। ऐसा करके दलों ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनाने में रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। अगला है, प्रतिबद्ध नौकरशाही पर टिप्पणी लिखिए। चौधरी चरण सिंह के जीवन पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ है, नौकरशाही किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धांतों एवं नीतियों से बंधी हुई रहती है और उस दल के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करती। इसका कार्य किसी दल विशेष की योजनाओं को बिना किसी प्रश्न उठाए आके मूंद कर लागू करना होता है। लोकतांत्रिक देशों में नौकरशाही प्रतिबद्ध नहीं होती, परंतु साम्यवादी देशों में जैसे कि चीन में वचनबद्ध नौकरशाही पाई जाती है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही से आशय किसी दल के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध न होकर संविधान के प्रति वचनबद्धता है। 8वां का सवाल है, चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में हुआ। वे महान स्वतंत्र सेनानी तथा प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय। वे ग्रामीण एवं कृषि विकास की नीति एवं कार्यक्रमों के कट्टर समर्थक थे। 1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे जयप्रकाश के क्रांति आंदोलन से जुड़े। 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1977 और 1979 में भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। इन्होंने लोकसभा की स्थापना की। कुछ महीनों के लिए जुलाई 1979 से 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह का निधन 1987 के अंदर हुआ था। अगला है, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो बच्चों इसको भी देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली का वर्णन कीजिए। सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का आलेख कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष एवं संघर्ष की आशंका से ग्रस्त है। इन्हीं बाहरी ताकतों बढ़ती दखल की स्थिति क्या है? तो सोवियत प्रणाली, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में जो सोवियत प्रणाली अपनाई गई, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी है। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की जगह नहीं है। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का स्वामित्व होने के साथ साथ नियंत्रण भी राज्य का ही है। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों में देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर मुहैया कराती जाती थी। सोवियत प्रणाली के दोषों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, सोवियत प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख दोषों ने अपनी पेट बना ली है, जिसके कारण सोवियत अर्थव्यवस्था पर ठहर गई है। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती रही और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का सभी संस्थाओं एवं गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। संघ ने 15 गणराज्यों के रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य गणराज्यों की जनता अक्सर उपेक्षित एवं दमित महसूस करती थी। उत्पादकता एवं प्रौद्योगिकी के मामले में सोवियत संघ पश्चिम के देशों से बहुत पीछे रह गए। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आई है। अगला सवाल है बच्चों, आज का 8वां का सवाल है कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष से ग्रस्त है। यथा रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अजरबैजान का एक प्रांत नगरजो कराबाख, यहाँ के कुछ स्थानीय आर्मेनियाई अलग होकर जर्मेनियम से मिलना चाहता था। जॉर्जिया में 2 प्रांतीय स्वतंत्रता है जिन्हें गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। अगला है, कई देशों और प्रांतीय नदी जल के प्रश्न आपस में भिड़ गए हैं। मध्य एशियाई गणराज्यों में बाहरी ताकतों की बढ़ती दखल की स्थिति। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। यथा यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है और पश्चिमी एशिया के नजदीक है। अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनना चाहता है। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है। उसका मानना है कि इन राज्यों को
रूस के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित में भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। क्या आप इस तरह से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? अथवा का सवाल है विश्वव्यापी आर्थिक जुड़ाव क्या है, इसके लिए कौन कौन से घटक है, इसका आपके अनुसार क्या भविष्य में इस वैश्वीकरण जारी रहेगा? तो नहीं, हम इस तरह से पूर्णतः सहमत नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण से केवल सांस्कृतिक विभिन्नता ही नहीं बढ़ रही बल्कि इसे सांस्कृतिक समरूपता भी बढ़ रही है। अगला हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नीकरण और सांस्कृतिक समरूपता दोनों प्रकार से विद्यमान है। तो बच्चों सांस्कृतिक समरूपता में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी यूरोप के देश तथा अमेरिकी अपनी तकनीकी और आर्थिक शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पश्चिमी संस्कृति के तत्व अब विश्वव्यापी होते जा रहे हैं। इससे कई संस्कृतियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार यहाँ सांस्कृतिक समरूपता से अभिप्राय केवल पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव से न कि किसी भी नई विश्व संस्कृति के उद्देश्य सांस्कृतिक विभिन्नता की वृद्धि। वैश्वीकरण के साथ सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी बढ़ रही है, नई मिश्रित संस्कृति का उदय हो रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका की नीली नील्स हाथ करगेने देसी कुर्तों के साथ पहनी जा रही है। कुर्ते विदेशी में भी निर्यात किए जा रहे हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण संस्कृति कहीं ज्यादा अलग विशिष्ट होती जा रही है। अथवा का सवाल है विश्वव्यापी आर्थिक जुड़ाव। विश्वव्यापी आर्थिक जुड़ाव का अर्थ है विचार, वस्तुओं तथा घटनाओं का दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना। इसमें विश्व के विभिन्न भाग परस्पर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव राष्ट्रों के मध्य विचार, वस्तु, पूंजी, व्यक्तियों के प्रभाव की निरंतरता से पैदा हुआ है और आज भी कायम है। विश्वव्यापी आर्थिक जुड़ाव के घटक, विश्वव्यापी आर्थिक जुड़ाव के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। विश्व के एक हिस्से के विचारों एवं धारणाएं का दूसरे हिस्से में पहुंचना, निवेश के रूप में पूंजी का विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना तथा उनका बढ़ावा व्यापार, बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव ऐसे प्रवाह की निरंतरता में पैदा हुए हैं जो कायम है। भविष्य एवं वैश्वीकरण, हाँ वैश्वीकरण भविष्य में भी जारी रहेगा। इसके निम्न कारण है। प्रत्येक व्यक्ति या देश एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण एवं आपसी निर्भरता के कारण भविष्य में विश्व सहयोग बढ़ेगा। विकसित देश दूसरे देशों पर शोषण करने के बजाय सहयोग करेंगे। 20वां सवाल है भारत का मानचित्र है, निम्न स्थानों को फिल करना है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और बिहार। तो चलो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन सा कहां पर है। ये हमारा बिहार राज्य है, ये हमारा मणिपुर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। अथवा का सवाल है बच्चों जिसके अंदर भी हमें भारत का मानचित्र दिया गया है। यहाँ पर हमें बनारस, मुंबई, गोवा और त्रिपुरा को फिल करना है। चलो देख लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो बनारस यूपी में आ जाएगा। उसके साथ ही अगर मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र में हो गया। और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, गोवा, और अंतिम हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 9 था, जो अंतिम मॉडल पेपर है, उसको हल किया है। साथ ही बच्चों हम इसका जो शेखावटी मिशन है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके आएंगे। अगला वीडियो उसी का ही होगा बच्चों, वो आज आपको मिल जाएगा। उसके मॉडल पेपर बच्चों एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम के अंदर। तो बच्चों एक वीडियो हम उसके ऊपर भी लेके आएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।